अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। नेपाल वैसे तो भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन भारत के लिए वो भाई से बढ़कर है। भारत ने हमेशा नेपाल का साथ दिया है, साथ दे रहा है और साथ देता रहेगा। और भारत और नेपाल के बीच कोई संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये सांस्कृतिक संबंध है, भावनात्मक संबंध है और रचनात्मक संबंध है। और आप देखिए कि चाहे हमारे और भारत और नेपाल की दोस्ती की बात हो तो पूरी दुनिया में उसके किस्से सुनाए जाते हैं। और भारत और नेपाल ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं एक दूसरे के लिए हमेशा खुली हुई हैं, 24 घंटे खुली हुई हैं। आप देखिए कि अगर नेपाल से कोई भारत आना चाहे तो उसको किसी पासपोर्ट की, किसी वीज़ा की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर भारत से कोई नेपाल जाना चाहे तो उसके लिए भी कोई पासपोर्ट या वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी जो भारतीय मुद्रा है नेपाल में वो काफ़ी अच्छे चलन में है, वहाँ पे उसमें लोग व्यवहार करते हैं। और आप देखिए कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देख लीजिए, आप पौराणिक ग्रंथों को उठा के देख लीजिए, पौराणिक कथाओं को उठा के देख लीजिए, आप पाएंगे कि भारत और नेपाल के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है, दोनों देशों के बीच में ये बिल्कुल भाई भाई वाला रिश्ता है। और लेकिन ये जो भाई का रिश्ता है, इस रिश्ते में क्यों खटास आ गई है, इस खटास के पीछे कौन है, आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में सारी चीज़ें बताएंगे। और फिलहाल ये जो मामला गरमाया है, भारत नेपाल संबंधों में जो तनाव आया है, उसका कारण है नेपाल की ओर से एक मानचित्र जारी किया जाना। जो वहाँ की सरकार ने, वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ने जो प्रशासनिक और रणनीतिक मानचित्र जारी किया है, उसमें भारत के कुछ हिस्सों को अपने मैप में दिखा दिया, जिस पर ये विवाद हो गया है। नेपाल का फैसला भारत की ओर से लिपुलेख इलाके में सीमा सड़क के उद्घाटन के 10 दिनों बाद आया है। लिपुलेख से होकर ही मानसरोवर जाने का रास्ता है। दरअसल 6 महीने पहले भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दिखाया गया है। इसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को स्वाभाविक रूप से भारत का हिस्सा बताया गया है। लिपुलेख वो इलाका है जो चीन, नेपाल और भारत की सीमाओं से लगता है। उत्तराखंड के धारचूला के पूरब में महाकाली नदी के किनारे नेपाल का धारचूला जिला पड़ता है। महाकाली नदी नेपाल भारत की सीमा के तौर पर भी काम करती है। नेपाल की इस हरकत के पीछे चीन की भूमिका को देखें तो हमें कुछ बातें समझनी होंगी। दरअसल भारत के साथ वर्षों से मधुर संबंध साझा करने वाले नेपाल के रुख में अचानक आई तल्खी नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय तो है ही, साथ ही यह सवाल भी खड़े करती है कि आखिर पड़ोसी नेपाल को एकदम से क्या हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल ने ऐसे वक्त पर सीमा विवाद को हवा दी जब भारत और चीन की सेना लद्दाख में आमने सामने है। इससे कहीं ना कहीं यह संदेश जाता है कि काठमांडू में होने वाले फैसलों में चीन का दखल काफ़ी बढ़ गया है। और यदि नेपाल के पिछले राजनीतिक संकट पर ध्यान दें तो चीन के साथ उसके गठजोड़ की आशंका को बल मिलता है। मई की शुरुआत में नेपाल में राजनीतिक संकट गहरा गया था और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि इस संकट से बचने के लिए ओली ने चीन से मदद मांगी थी और उसी मदद की कीमत वह भारत के साथ सीमा विवाद खड़े करके चुका रहे हैं। चीनी राजदूत होउ यानिकी ने ओली की सरकार को बचाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई बैठकें की और संकट को हल किया। इसके बदले में उसने चीन को निशाना बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ नेपाल का समर्थन भी मांगा था। अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत के साथ विवाद के पीछे नेपाल नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से ओली हैं। ओली ने पार्टी चेयरमैन और प्रेसिडेंट दोनों पदों पर कब्जा करने के लिए यूएमएल और एमसी की विलय प्रक्रिया में हेरफेर किया था, जबकि उन्होंने दूसरों के लिए एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लागू किया लेकिन खुद पर उस पर अमल नहीं किया। इस मुद्दे पर भी विपक्षी नेताओं ने काफ़ी हंगामा मचाया था। केपी शर्मा ओली ने नेपाल पर एक छत्र राज के लिए कई चालें चली। उन्होंने अपने करीबी विश्वास पात्र को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाया। जब माधव नेपाल और प्रचंड द्वारा पार्टी में उनके नेतृत्व का विरोध किया गया तो ओली ने फिर मदद के लिए चीनी राजदूतों से संपर्क साधा, जिसके बाद उन्होंने माधव नेपाल और प्रचंड पर दबाव बनाकर ओली को संकट से निकाला। यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री ओली चीन के एहसानों की कीमत भारत के साथ रिश्ते खराब करके चुका रहे हैं। यह भी माना जाता है कि चीन ने नेपाल की 2 सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन में अहम भूमिका निभाई।
2018 में केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए हाथ मिलाया था। यहीं से नेपाल की राजनीति में नई दिल्ली की बजाय बीजिंग का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। पहले नेपाल ने कभी भारत के साथ इस तरह का विवाद खड़ा नहीं किया। उसकी तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए लिपुलेख के पास भारत द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण पर आपत्ति नहीं उठाई गई, लेकिन अब वह भारतीय क्षेत्रों को अपना बता रहा है। गौरतलब है कि नेपाली सरकार ने बुधवार को देश का एक नया विवादित नक्शा जारी किया, जिसमें लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा के भारतीय क्षेत्रों को अपना बताया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का इस विषय पर कहना है कि नेपाल सरकार का यह कदम ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है, साथ ही यह कूटनीतिक संवाद के माध्यम से सीमा विवाद को हल करने के लिए द्विपक्षीय समझ के विपरीत है। भारत ऐसे दावों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि नेपाल इस मामले में भारत की स्थिति से अच्छी तरह से परिचित है। हम नेपाल सरकार से इस तरह के अनुचित दावे से परहेज करने और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का आग्रह करते हैं। हमें उम्मीद है कि नेपाली नेतृत्व राजनयिक बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल बनाएगा। भारत से विवाद क्यों छिड़ा, अगर इस पर चर्चा करें तो मामला यह है कि नेपाल ने अपने नए नक्शे में कुल 395 वर्ग किलोमीटर के इलाके को शामिल किया है। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के अलावा गुंजी, नाभी और कुटी गांवों को भी शामिल किया गया है। नेपाल के नए नक्शे में कालापानी के कुल 60 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपना बताया है। इसमें लिम्पियाधुरा के 335 किलोमीटर के इलाके को जोड़ दें तो यह कुल 395 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इस तरह से नेपाल ने भारत के 395 किलोमीटर के इलाके पर अपना दावा ठोका है। अब आपको बताते हैं कि कैसे झूठ बोल रहा है नेपाल। नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच 1816 में सुगौली संधि हुई थी। सुगौली बिहार के बेतिया यानी पश्चिम चंपारण में नेपाल सीमा के पास एक छोटा सा शहर है। इस संधि में तय हुआ कि काली या महाकाली नदी के पूरब का इलाका नेपाल का होगा। बाद में अंग्रेज सर्वेक्षकों ने काली नदी का उद्गम स्थान अलग अलग बताना शुरू कर दिया। दरअसल महाकाली नदी कई छोटी धाराओं के मिलने से बनी है और इन धाराओं का उद्गम अलग अलग है। नेपाल का कहना है कि कालापानी के पश्चिम में जो उद्गम स्थान है वही सही है और इस लिहाज से पूरा इलाका उसका है। दूसरी ओर भारत दस्तावेजों के सहारे साबित कर चुका है कि काली नदी का मूल उद्गम काला पानी के पूरब में है। हमें यह बात समझनी होगी कि साल 1816 में ब्रिटेन और नेपाल के बीच हुई सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर के 204 साल बाद नेपाल ने यह मुद्दा उठाया है। गौरतलब है कि 2 सालों तक चले ब्रिटेन नेपाल युद्ध के बाद ये समझौता हुआ था, जिसके तहत महाकाली नदी के पश्चिमी इलाके की जीती हुई जमीन पर नेपाल को अपना कब्जा छोड़ना पड़ा था। इस पूरे प्रकरण में यह कमाल की बात लगी जब हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में आहूत एक सर्वदलीय बैठक में पीएम केपी शर्मा ओली ने बताया कि वह भारत द्वारा सड़क बनाए जाने की कार्यवाहियों से अनभिज्ञ थे। लेकिन सुनने में यह अजीब लगता है कि जो विवादित इलाका नेपाल की राजनीति का केंद्र बना हुआ है, वहाँ की गतिविधियों से प्रधानमंत्री ओली अनभिज्ञ थे। पुराने टेंडर देखें तो पता चलता है कि शिपकिला लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर दुर्गम सड़क 2002 से निर्माणाधीन थी। इस परियोजना को 2007 में पूरा हो जाना था। मई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब चीन गए, उस समय लिपुलेख में एक व्यापारिक पोस्ट पर सहमति हुई। 9 जून 2015 को नेपाल की संसद ने चीन और भारत के बीच इस मार्ग को खोले जाने पर आपत्ति की थी। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध से पहले लिपुलेख दर्रे के रास्ते चीन से भारत का व्यापार हो रहा था। 1962 में युद्ध के समय से ही यहाँ पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की तैनाती भारत ने कर रखी है। नेपाल के दावे का कोई दस्तावेजी आधार नहीं है कि नेपाल की लिखित अनुमति से यहाँ पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की तैनाती हुई। 1962 के युद्ध के 30 साल बाद 1992 में चीन और भारत ने लिपुलेख दर्रे से व्यापारिक मार्ग खोला था। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भी इसी मार्ग का इस्तेमाल होता रहा है। प्रोफेसर लोकराज बराल 1996 में नई दिल्ली में नेपाल के राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने माना था कि नेपाल के पास सुगौली संधि के समय में भी नक्शा तैयार करने के संसाधन ही नहीं थे। नेपाल उस दौर में भी ब्रिटिश इंडिया के नक्शे पर आश्रित था। नेपाल ने पहली बार 1962 के दौर में इस इलाके में बाउंड्री की दावेदारी की थी। सितंबर 1961 में जब कालापानी विवाद उठा था, उस समय भारत नेपाल की तत्कालीन सरकारों ने तय किया था कि द्विपक्षीय बातचीत के आधार पर हम इसे सुलझा लेंगे। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और उसे 4 मार्च 1816 को कार्यान्वित किया गया था।
कितना दिलचस्प है कि नेपाल के पास 205 साल पुराना नक्शा नहीं है। 2015 में चीन भारत व्यापार समझौते के समय जब वे लोग बवाल काट रहे थे तब भी नेपाल के पास मानचित्र नहीं था। अब 2020 में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बोल रहे हैं कि नेपाल नया नक्शा प्रकाशित करेगा। तो क्या इस नए नक्शे को दुनिया मानेगी? भारत के पक्ष में जो बात सबसे मजबूत है वह है 1950 की संधि। साल 31 जुलाई 1950 को हुई भारत नेपाल संधि के अनुच्छेद 8 में स्पष्ट कहा गया है कि इससे पहले ब्रिटिश इंडिया के साथ जितने भी समझौते हुए उन्हें रद्द माना जाए। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जो काला पानी के नेपाली दावों पर पानी फेर देता है। भारत नेपाल संबंधों की बात करें तो भारत ने हमेशा नेपाल को हर संभव मदद की है और अपना पड़ोसी धर्म निभाने की कोशिश की है। दोनों ही देशों की संस्कृति और धार्मिक मान्यताएं एक जैसी हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद आज नेपाल में कम्युनिस्टों की सरकार है। खास बात यह है कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टियाँ वक्त और स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक अपनी नीतियाँ बदलती रही हैं और जो हालत भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों की रही है उससे सीखते हुए नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने खुद को अलग से खड़ा किया है। जाहिर है चीन भी शुरू से ही कम्युनिस्ट देश रहा है तथा तमाम माओवादियों या कम्युनिस्टों के लिए एक मिसाल भी रहा है। ऐसे में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार का चीन के करीब होना बेहद स्वाभाविक है। साथ ही चीन ने नेपाल में सड़क निर्माण से लेकर औद्योगिक विकास में जितनी बड़ी भूमिका निभाई है उससे वहाँ के स्थानीय लोगों के मन में भी चीन पर खासी निर्भरता नज़र आती है। दूसरी तरफ भारत के साथ जरूरी व्यापारिक रिश्तों के अलावा हिंदू धार्मिक मान्यताओं और पर्यटन स्थलों से जुड़े भावनात्मक रिश्ते भी हैं, इसलिए वह ना तो चीन से अलग रह सकता है और ना ही भारत से। लेकिन नेपाल साफ तौर पर मानता है कि चीन वहाँ बुनियादी ढांचे में भारी निवेश करता आया है और आगे भी करता रहेगा। साथ ही अब नेपाल के स्कूलों में चीनी भाषा मंदारिन को पढ़ाना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका खर्चा चीन उठा रहा है। इससे साफ है कि नेपाल धीरे धीरे भारत पर से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और चीन को अपना मजबूत दोस्त और सहयोगी मानता है। इसलिए प्रधानमंत्री ओली के बयान पर अगर गौर करें तो साफ है कि उन्हें कोरोना वायरस के लिए भी अब चीन से ज़्यादा खतरनाक भारत नज़र आता है। उनका यह कहना है कि भारत का वायरस चीन और इटली से भी ज़्यादा खतरनाक है और यह बयान कि भारत सिर्फ सत्यमेव जयते की बात करता है लेकिन उसका पालन नहीं करता, अपने आप में बेहद गंभीर है। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरीके से हमने आपको बताया कि ऐतिहासिक तथ्य क्या कहते हैं, नेपाल कहाँ गलती कर रहा है और कहाँ भारत की और वो गलत आक्षेप लगा रहा है और चीन से क्यों उसको बचना चाहिए। हो सकता है चीन उसको फौरी तौर पर कोई लाभ पहुंचा दे, लेकिन नेपाल को यह समझ लेना चाहिए कि नेपाल की जनता का नेपाल के राष्ट्र के तौर पर उसका कोई अगर कोई कह सकते हैं कि भौगोलिक सहयोगी है या वास्तविक सहयोगी है तो वो सिर्फ भारत ही है। भारत और नेपाल के संबंध इतिहास में भी अच्छे रहे हैं, आगे भी अच्छे बने रहें, इसके लिए वहाँ की सरकार को जरूर अपने जो कुछ हालिया फैसले हैं उनमें बदलाव करना पड़ेगा। नेपाल की जनता, अब देखिए जनता जनार्दन क्या चाहती है, जनता जनार्दन चाहती है कि भारत के साथ रहें। कुछ सत्ता में बैठे लोगों को गुमान कुछ और हो गया है, उस गुमान को भूलकर उन्हें अपनी गलती सुधारनी चाहिए।